हेलो गाइस, स्वागत है आपका रंकायन एकेडमिक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस का अप्रैल में एग्जाम होने वाला है। एसएससी एमटीएस का अप्रैल में एग्जाम होने वाला है और 25 प्रश्न आपके जीके जीएस से आएंगे और 25 प्रश्न आपके इंग्लिश से आएंगे। ठीक है, तो उसी संबंध में हम क्या कर रहे हैं कि डेली प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। आज दोस्तों छठा नंबर का आज प्रैक्टिस सेट हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और दोस्तों इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड हैं। इसके साथ ही साथ जो अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स चल रहा है उसके क्वेश्चन इंक्लूड है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहे हैं जैसे कि उत्सव महोत्सव के प्रश्न कहाँ से पूछ देगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, तो उसके भी प्रश्न क्या है, अलग अलग स्टेट से, राज्य से यहाँ पर नए नए प्रश्न डाले जा रहे हैं। तो आइए फटाफट दोस्तों 25 प्रश्न को हम लोग कंप्लीट करते हैं, जिनके आपके पेपर में आने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं या फिर चैनल को फॉलो नहीं किए, प्लीज इसको फॉलो कर लीजिए और दोस्तों हमारा भी उत्साह वर्धन कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है, नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है? जीवाणु बैक्टीरिया, शैवाल, विषाणु वायरस या फिर प्रोटोजोआ। दोस्तों ये ऑप्शन है आपके, और ये आपका प्रश्न है कि नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है। तो मैं आपको बता दूं, प्रोटोजोआ। ठीक है ना, प्रोटोजोआ जो है वह नींद की बीमारी के लिए जिम्मेदार है, जिससे कि व्यक्ति को नींद अच्छे से नहीं आती है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि प्रोटोजोआ जो है वो नींद की बीमारी के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न दूसरा है, कोई बल्लेबाज अपने विकेट की रक्षा के उद्देश्य से, ठीक है, कोई बल्लेबाज अपनी विकेट की रक्षा के उद्देश्य से या विरोधी टीम की सहमति के अलावा यदि गेंद को 2 बार हिट करता है तो क्या होगा? बल्लेबाज को चेतावनी दी जाती है, उसे आउट घोषित किया जाता है, गेंद को डेड घोषित किया जाता है या बाई के 5 रन घोषित किए जाते हैं। दोस्तों ये तो बिल्कुल असत्य बात है। ठीक है ना, क्योंकि कोई बल्लेबाज अपने विकेट की रक्षा के उद्देश्य से, मान लो कि बॉल स्टंप पे लग रही है तो आप उसको बैट से क्या करो, 2 बार रोको। ठीक है, तो क्या होगा, उसे आउट घोषित किया जाएगा। बात समझ में आई? उसे आउट घोषित किया जाएगा। यह आपका आंसर था। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया एक वादक हैं। ठीक है ना, हरिप्रसाद चौरसिया एक वादक हैं, तो यह बांसुरी ये वादक हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर तीसरे का ऑप्शन क्या है, मेंडोलिन, गिटार, बांसुरी और शहनाई। तो हरिप्रसाद चौरसिया को हम लोग बांसुरी के लिए जानते हैं, तो प्रश्न नंबर तीसरे का आंसर क्या होगा, बांसुरी। इसी प्रकार आप मेंडोलिन, गिटार और शहनाई, ठीक है, कि कौन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किसके लिए फेमस हैं, तो आप लोग इसको याद करिए। ठीक है, अभी हम सिर्फ यहाँ पर प्रश्न और आंसर देखेंगे। प्रश्न नंबर चौथे का क्या है, खजुराहो के मंदिरों की एक शानदार उदाहरण है नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली या फिर पूर्वी शैली। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो उत्तर के मंदिर हैं वो आपको प्रमुखतः नागर शैली में मिलेंगे। उत्तर के मंदिर आपको प्रमुखतः नागर शैली में मिलेंगे। ठीक है ना, और दक्षिण के जो दोस्तों मंदिर हैं वो आपको प्रमुखतः द्रविड़ शैली में मिलेंगे। दक्षिण से द्रविड़, यहाँ पे दिख रहा है ना, द्रविड़ शैली में आपको इसके दक्षिण के मंदिर आपको द्रविड़ शैली में मिलेंगे। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और जो थोड़े से सम्मिलित रूप होते हैं नागर शैली और द्रविड़ शैली के, जो थोड़े से सम्मिलित रूप होते हैं उनको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, वेसर शैली। क्या बोलते हैं, वेसर शैली। तो हमारा खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है? खजुराहो का मंदिर दोस्तों मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश उत्तर का भाग है। ठीक है ना, तो इसकी नागर शैली होगी, संभवतः ऐसा ही ज्यादातर होता है। तो उत्तर के मंदिर नागर शैली और दक्षिण के जो मंदिर हैं वो दक्षिण शैली, और नागर शैली और दक्षिण शैली से यदि मिक्स मंदिर बना है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको वेसर शैली बोलेंगे। तो अभी हमारा खजुराहो के मंदिर का प्रश्न था, तो इसका आंसर क्या होगा, नागर शैली। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, जैसे ही रेड लाइट ऑन हो, जैसे ही आपका रेड लाइट ऑन हो जाए तो आपके अपनी गाड़ी को क्या करना है, आपको अपनी गाड़ी को ऑफ करना है। ठीक है ना, यह दोस्तों दिल्ली सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है ना, कि जैसे ही रेड लाइट ऑन होती है आपको अपनी गाड़ी को
ऑफ कर देना है, जिससे दोस्तों क्या होगा कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे प्रदूषण को रोका जा सकता है। ठीक है ना, इससे प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो इस उद्देश्य से, प्रदूषण रोकने के उद्देश्य से, ठीक है ना, प्रदूषण रोकने के उद्देश्य से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को चलाया गया, जिससे कि ईंधन, जो ईंधन की महंगाई बढ़ रही है उसकी भी थोड़ी सी खपत कम हो और प्रदूषण कम हो। ठीक है ना, मेन इंपॉर्टेंट जो काम था वो तो प्रदूषण का था कि प्रदूषण कम हो। यह कहाँ की सरकार द्वारा चलाया गया था? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो यह दोस्तों दिल्ली की सरकार द्वारा चलाया गया था। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, जैसे ही रेड लाइट ऑन हो गाड़ी क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदूषण को कम करना, कि जब गाड़ी बंद रहेगी तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो चीज़ें कम उत्कर्षित होंगी। अब दोस्तों T20 पुरुष वर्ल्ड कप सन 2022 का विजेता कौन है? ऑप्शन है आपके पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत। तो आप लोगों ने देखा होगा कि T20 पुरुष वर्ल्ड कप सन 2022 का विजेता कौन रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इंग्लैंड। ठीक है ना, इसका आंसर क्या है? इंग्लैंड जो है वह T20 पुरुष वर्ल्ड कप का विजेता रहा। इसी प्रकार से दोस्तों अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, चाहे महिला का हुआ, पुरुष का हुआ, यह संभवतः दोनों भारत ही जीता है। इसके बाद एशिया कप किसने जीता? ठीक है ना, T20 महिला वर्ल्ड कप किसने जीता? उप विजेता टीम कौन रही? यह 5-6 कैटेगरी जो है, ठीक है। और रणजी ट्रॉफी मैच किसने जीता? तो ये सब जो कैटेगरी होती हैं आप लोग इसको याद कर लीजिए, यह प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि भारत की सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा का जनसंख्या घनत्व दोस्तों काफ़ी अधिक था। तो इसमें जो सिक्किम है, सिक्किम का जनसंख्या घनत्व 100 से कम था। ठीक है ना दोस्तों, सिक्किम का जनसंख्या घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व वह क्या था? 100 से कम था। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है कि एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि इस राज्य में औसतन एक वर्ग किलोमीटर में 100 लोग से कम लोग रहते हैं, ठीक है ना, ऐसी भी जगह आएगी जहां पर 500 लोग होंगे, ऐसी भी जगह आएगी जहां पर 5 लोग होंगे, तो सबका औसत निकाल के जो एक वर्ग किलोमीटर आएगा, ठीक है ना, उसमें जनसंख्या यदि 100 से कम है तो उसको क्या बोलेंगे कि उस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो 100 से कम है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या होगा? सिक्किम होगा। इसी तरीके से आप लोग सारे प्रश्न को देख लीजिए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला पूरे देश में राज्य कौन सा है, यूटी में कौन सा है, ठीक है, जनसंख्या किसकी सबसे अधिक है, किसकी सबसे कम है, जनजाति जनसंख्या किसकी सबसे अधिक है, किसकी सबसे कम है, 8-10 कैटेगरी बनती है, उन सभी को आप लोग पढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में कहा गया है कि, भारत के संविधान में क्या कहा गया है उसको देखिए, कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली हो। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े होने के लिए जो व्यक्ति की आयु चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि वह जो व्यक्ति हो भारत का नागरिक हो और लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करने का अधिकारी हो, यानी कि लोकसभा की सदस्यता मिल जाए, उसके अंदर ऐसी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और दोस्तों जो अलग क्या होता है कि राष्ट्रपति की आयु जो है वह 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, और लोकसभा होती है उसमें 25 वर्ष भी चलेगा। लेकिन दोस्तों राज्यसभा यहाँ पर 30 वर्ष, यह निम्न सदन होता है लोकसभा, और राज्यसभा जो होता है यह अपर सदन होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। आपके ऑप्शन क्या है? 25, 40, 35 और 45। ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रपति की जो उम्र है वह 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। अभी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भारत की
राष्ट्रपति बनी है, ठीक है ना, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। इससे पहले दोस्तों एक महिला राष्ट्रपति बन गई हैं, कौन है वो बताइए। प्रश्न नंबर 8वें के बाद आगे बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है कि इससे पहले भी एक महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे। अब बात करें दोस्तों भौतिक विज्ञान का प्रश्न है, यदि u वस्तु की दूरी है, ठीक है ना, यदि जो u है वह वस्तु की दूरी है और v प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है ना, जो u है वो वस्तु की दूरी है और v क्या है वह प्रतिबिंब की दूरी है और f गोली दर्पण की फोकस लंबाई है, f गोली दर्पण की फोकस लंबाई है, तो दर्पण सूत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यंजक है। दोस्तों आप लोगों ने भौतिक विज्ञान में दर्पण का सूत्र देखा होगा, 1/f = 1/v + 1/u। यदि लेंस होता तो यह माइनस में होता, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। अब बात करते हैं भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह। दोस्तों लौह अयस्क का मतलब क्या होता है कि ऐसा अयस्क जिससे कि हम लोहे को प्राप्त कर सके, जैसे कि हेमेटाइट हो गया, ठीक है ना, Fe2O3 हो गया, कि उस बंदरगाह से सबसे अधिक ऐसे अयस्क का निर्यात होता है, यानी कि वहां से भेजा जाता है बेचने के लिए कि उससे फिर उसको शुद्ध करके लोहे की प्राप्ति की जा सके। तो ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। तो दोस्तों डेफिनेटली इसका प्रश्न नंबर 10वें का आंसर गोवा होगा कि यहाँ से लौह अयस्क का सबसे अधिक निर्यात होता है। अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराजा प्रथम ईस्वी में राजा बना, ठीक है ना, सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराजा प्रथम ईस्वी में राजा बना। ऑप्शन है आपके 995, 977, 985 या फिर 970। दोस्तों लगभग इसमें 5 चोल शासक राजा बने थे जो कि प्रतापी थे। आपको उनका कालक्रम, ठीक है, कि 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक वो थे। ये दोस्तों जो हमारा दक्षिण भारत है उसके बेस्ट ये शासक थे, ठीक है, और उधर श्रीलंका तक इनका प्रभाव था, इंडोनेशिया, कंबोडिया तक इनका प्रभाव था, म्यांमार तक इनका प्रभाव था, लेकिन उत्तर भारत में इनका प्रभाव उतना नहीं था। तो सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराजा प्रथम ईस्वी में कब बने थे राजा, तो 985 ईस्वी में राजराजा प्रथम राजा बने थे। ठीक है, अब बात करते हैं भगत सिंह और बीके दत्त, यानी कि बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोस्तों यह जो बम था इससे किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यह बम आवाज़ करने वाला ही था, ठीक है ना, यह कोई असली बहुत खतरनाक वाला बम नहीं था। तो यहाँ पर क्या है, भगत सिंह और बीके दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ऑप्शन है आपके 1930, 1931, 1928 या फिर 1929। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1929, कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में 1929 में बम फेंका था। अब बात करते हैं तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट सन 2011-12 पर आधारित थी। दोस्तों जो तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट है कि कितने कमाने वाले, कितने खर्च करने वाले लोग अमीर की कैटेगरी में आएंगे कि गरीब की कैटेगरी में आएंगे, इनकी जो रिपोर्ट है वह सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी या फिर व्यापार। दोस्तों तेंदुलकर समिति जो थी वह गरीबी रेखा को डिफाइन करने के काम के लिए बनाई गई थी, और इन्होंने रिपोर्ट दिया था कि भारत में कितना खर्च करने वाला, कितना कमाने वाला व्यक्ति अमीर होगा या गरीब होगा। तो गरीबी को डिफाइन करने के लिए तेंदुलकर समिति बनाई गई थी, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हाल ही में कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील पर मैराथन आयोजित किया गया। दोस्तों सबसे ऊंची जमी हुई झील, ठीक है ना, तो देखिए जो सबसे ऊंची जमी हुई झील है और इस पे मैराथन जो है वह लद्दाख में आयोजित हुआ, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है और वहाँ पर झीलें जो हैं वह जमी हुई हैं। तो प्रश्न नंबर 14 में आंसर लद्दाख है। अभी दोस्तों यह नया नया यूटी बना है, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश। अब बात करते हैं भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है। भवई तो दोस्तों नागालैंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, आप लोगों ने इसमें खूब पोंगल देखा होगा, हार्नबिल देखा होगा। दोस्तों गुजरात जो है यह भवई जो है वह गुजरात राज्य की एक पारंपरिक नाट्य शैली है।
इसके साथ यहाँ पर डांडिया हो गया, गरबा हो गया, यह भी गुजरात का एक काफ़ी फेमस नाट्य शैली रहा है। तो भवई जो है वह गुजरात की एक पारंपरिक नाट्य शैली है, ये आप लोग देख लीजिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16वें की। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? दोस्तों कौन सा वृक्ष पर्वतीय, ऐसा वन जहां पर जो पर्वतों के बीच में हो? देवदार, आबनूस, टीक या फिर शीशम। तो दोस्तों जो देवदार होते हैं वो काफी लंबे होते हैं और स्ट्रांग पेड़ होता है, ठीक है ना। तो पर्वतीय वनों में देवदार वृक्ष पाए जाते हैं, आपका यह करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं चाप चार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, गोवा, झारखंड या फिर केरल। तो दोस्तों डेफिनेटली जो चाप चार कूट उत्सव है यह मिजोरम में मनाया जाता है। आप लोग हर स्टेट के उत्सव महोत्सव को याद कर लीजिए, इसकी कोई सीमा नहीं है। मानव के आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? दोस्तों मानव के आहार नाल में जो विली होती है वो छोटी आंत में पाई जाती है। और एक चीज नोट करने वाली यहाँ पर क्या है कि सबसे ज्यादा खाने का पाचन होता है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा खाने का पाचन होता है वह कहाँ पर होता है? पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है, वह छोटी आंत में होता है। यदि आपसे पूछ ले छोटी आंत में होता है। दोस्तों यह जीव विज्ञान का प्रश्न बन सकता है कि सबसे अधिक जो आपका खाना डाइजेस्ट होता है वह किस भाग में आपके शरीर में होता है? तो छोटी आंत में होता है। और मानव की आहार नाल में विली भी छोटी आंत में पाई जाती है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली। दोस्तों आप लोगों ने इनको काफी तलवार अलवार के साथ देखा होगा। जो निहंग सिख योद्धा होते हैं, गतका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, यानी कि वो अपने हथियारों के साथ एक प्रकार का खेल करते हैं, उसको भाजने का कार्य करते हैं। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में उत्पन्न हुई है? दोस्तों जो निहंग सिख हैं, पहली बात तो जो जहाँ पर सिख बहुलता में वह राज्य कौन सा है? पंजाब है। तो उससे भी एक आपको आंसर का आइडिया लग जाएगा। और जो गतका है तो वह भी दोस्तों पंजाब का ही एक प्रमुख एक्टिविटी है। जो निहंग सिख होते हैं वह इसको अपनी शक्ति प्रदर्शन के रूप में, ठीक है, शक्ति प्रदर्शन को खेल के रूप में दिखाने का कार्य करते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 का आंसर क्या होगा? पंजाब। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। युद्ध के नाम और वर्ष के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, 1764 में हुआ था। और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इसमें अंग्रेज और सिराजुद्दौला, ठीक है ना, सिराजुद्दौला इसमें फाइट किए थे, ठीक है। और दोस्तों बक्सर के युद्ध में मीर कासिम था, सिराजुद्दौला था, यानी ये नहीं अवध वाला, ठीक है ना। और इसके साथ और कौन था? और मुगल बादशाह भी थे। इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजों ने परास्त कर दिया था। तो 1757 में जो है वह अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच में फाइट हुई थी। और बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब हो गया, अवध का नवाब हो गया, और जो मुगल शासक थे वह भी उस समय वहीं पर शरण लिए हुए थे। यह तीनों की संयुक्त सेना से अंग्रेजों की फाइट हुई थी, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। और बक्सर के युद्ध के बाद ही जो दीवानी राइट्स है बंगाल में वह अंग्रेजों को मिल गई थी, वहीं से उनके शासन का कार्यक्रम दोस्तों शुरू हो जाता है। तो यह प्रश्न नंबर 20 है। न तो एक और नहीं दो, एक और दो दोनों, केवल दो केवल एक। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट बात है कि एक और दो दोनों, ठीक है ना। शुजा-उद-दौला और सिरा-उद-दौला, यह दोनों नामों का आप लोग समझ लीजिएगा। पांडुलिपियां सामान्यतः कहां पर लिखी जाती थी? पत्थरों, लोहे, तुलसी के पत्तों या फिर ताड़पत्रों? दोस्तों तुलसी के पत्ते पर तो क्या ही लिखी जाएंगी, और लोहे पे लिखना इतना आसान नहीं था पहले के ज़माने में। पत्थर और ताड़पत्र में आप दिमाग लगा सकते हैं। तो दोस्तों जो पांडुलिपियां थी वह ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी, ठीक है ना। इस पे लिखना काफ़ी सहज होता है। ताड़पत्र को एक प्रकार का पेड़ होता है, ताड़ का पेड़, उसके पन्नों पे उसके जो पत्तियां होती हैं उस पे लिखी जाती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा समय तक टिकाऊ रहती थी। अजेय वारियर और कोंकण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? सबसे पहले अजेय वारियर और कोंकण युद्ध अभ्यास दोस्तों
कौन से देश के मध्य हुआ, तो 5-6 महीने में जो अभी हाल ही में युद्धाभ्यास हुए हैं उन सबको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो ऑप्शन है क्या है, भारत और यूके, भारत और जापान, भारत और फ्रांस और भारत और रूस। दोस्तों यह जो अजय वारियर और कोंकण युद्ध अभ्यास है वह भारत और यूके के मध्य में हुआ। दोस्तों यूके के भी नए नए प्रधानमंत्री बने हैं, ऋषि सुनक। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 22 का आंसर क्या है, भारत और यूके। अब आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को रूप में जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार, दोस्तों फंडामेंटल राइट आप लोग को पता ही होगा कि यह 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट है और इसको संयुक्त राज्य अमेरिका से बारो किया गया है, यानी कि हमारे संविधान में जोड़ा गया है। इसके बाद दोस्तों 51 क में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो कि हमारा डीपीएसपी नहीं है, राज्य जो हमारा राज्य नीति है, ठीक है ना, यह नहीं है, मौलिक कर्तव्य अलग हैं। और जो राज्य नीति के निर्देशक तत्व हैं यह 35 से आगे और 51 तक है। दोस्तों 35 से लेके 51 तक है राजनीति के निर्देशक तत्व, और 51 का वह अलग है, उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं कि एक नागरिक की देश के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद संवैधानिक निकाय, दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है कि 43B जो है वह 35 और 51 के बीच में वेरी कर रहा है, तो राजनीति के निर्देशक तत्व जो हैं वह 43B में सम्मिलित हैं। अब आगे बात करते हैं, वर्षा को नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है, अल्टीमीटर, पिरानी गेज, बैरोमीटर या फिर रेन गेज। आप लोग को सब पता करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे इसका वर्षा को तो रेन गेज से मापा जाता है, ठीक है ना, दाब को किससे नापते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको पता करनी है, यहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब बात करते हैं, गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों यदि यहाँ पर पंजाब होता तो लगभग सारे ही बच्चे जिनको अच्छे से याद ना होता वह गुरु बिपिन सिंह देख के सभी लोग पंजाब पे ही लगाते, लेकिन ऐसा नहीं है। कथकली, बिहू, कथक और मणिपुरी। दोस्तों जो कथकली है, कथकली ठीक है ना, उसको आप लोग जानते होंगे कि यह केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। और बिहू जो है यह असम का एक प्रमुख नृत्य है, और यह शास्त्रीय नृत्य में भी आते हैं, जो कि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कथक दोस्तों उत्तर भारत, यदि उत्तर भारत ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, यह आप लोग देख लीजिएगा कि इस राज्य के यह प्रमुख नृत्य हैं। अब बात किया है गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के माने जाते हैं, तो मणिपुरी, ठीक है ना, तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य करने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों मणिपुरी जो है वह मणिपुर का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि 1 से लेकर 25 तक महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि जिनके आपके पेपर में आने की संभावना काफ़ी अधिक है। इससे आप लोग प्रश्नों का अनुमान लगा लेंगे कि कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक दोस्तों जो लोग चैनल को फॉलो नहीं किए प्लीज़ इसको फॉलो कर लीजिए, और जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक प्रैक्टिस सेट डेली जीके जीएस का आता रहेगा। और भी जो सब्जेक्ट हैं आपके उसके भी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं कल की प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।